अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नाजरीन, मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, मुल्क में महंगाई का तूफान अरूज पर है। आपने सुबह से स्टोरीज देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी, टेलीविजन स्क्रीन पे भी, कि हर शहर का हर फर्द एक सड़कों पर निकला हुआ है और बिलों के ऊपर जो इजाफी चार्ज हम पे लोगों पर टैक्स किया जा रहा है, लोगों के ऊपर बिल नाफ किए जा रहे हैं, लोग उस पर सरापा एहतजाज हैं। लोग अपने बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने शौहर के साथ सरकारी तबकात और दफ्तरों के बाहर गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। बिलों को भी नजर आतिश किया जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई। बिलों की सिर्फ बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो भी 320 पे ओपन मार्केट में है, इंटरबैंक में 306 रुपये में तकरीबन पहुंच गए। रिजर्व्स हमारे 14-15 बिलियन डॉलर्स के तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो महंगाई का तूफान है वो इन्फ्लेशन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जो गरीब आवाम है उसका ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा मसला है। सरकारी दफातर में जिस तरह से जो मराद का सिलसिला ओवर द ईयर्स चलता है, 76 साल हो गए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम अशरफिया कहते हैं, और फिर जो हमारे वुज़रा हैं उनको जिस तरह से मराद दी जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में, मुलाजमों की मद में, अलाउंसेस की मद में, उसने पाकिस्तान की गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। और आज बाकायदा तौर पे आप देख सकते हैं कि हर बंदा आपको फ्रस्ट्रेट नज़र आता है, सड़कों पे निकला नज़र आता है और रो रहे हैं लोग, दहाइयाँ दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों के फीसें दें, घर के अंदर राशन लेकर आएँ या इन बिजली के बिलों के कहीं से पूरा करें। तो फिर लॉलेसनेस भी होगी, फिर मुल्क के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं उनको गालियाँ भी ऑफकोर्स पड़ती हैं, फिर हमारे जो मुल्की मुआशी पहिया चलाने वाले जितनी ताजर बरादरी है वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अपने अपने मुताबिक, अपने अपने इल्म के मुताबिक गवर्नमेंट को आइडियाज़ दे रही है, रिकमेंडेशंस दे रही है, सजेशंस दे रही है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 75-76 साल से होता जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड, तमाम तर रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो आज इस पर हम नज़र डालेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आया है इसके अंदर गरीब आवाम का क्या कसूर है। इससे मुतल्लिक एक हमारे अली तारिक साहब हैं, उन्होंने एक लोगों की यहाँ पे राय भी जानने की कोशिश की है, उनकी जानिब जाते हैं। अली तारिक से पूछते हैं कि लोगों के यहाँ पे क्या ख्यालात हैं और वो किस तरह अपने ख्यालात का इज़हार करें। अली तारिक, इन्फॉर्म कीजिएगा। हद तक इजाफा हो चुका है कि शहरी जो हैं परेशान हो चुके हैं। एक पंखा, एक लाइट और अगर एक घर में फ्रिज हो तो उस घर का जो बिल है वो 20,000 25,000 आ रहा है और शहरी इस महंगाई से इस कदर परेशान है कि वो अपनी बिजली कटवाने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन एक दूसरी जानिब नाज़रीन ये मामला है कि जो लेस्को के मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा रियायत दी गई है, उनके यूनिट जो है माफ़ कर दिए गए हैं। अभी कुछ देर पहले सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है कि एक लेस्को का मुलाजिम है जिसने 1200 यूनिट जो है बिजली इस्तेमाल की और उसका जो बिल है वो 716 रुपये आया है। तो आम आदमी के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स, इतने ज़्यादा बिल, और जो सरकारी मुलाजमीन जो लेस्को के आला अफसरान हैं उनको इतनी ज़्यादा छूट, वजह क्या है? लोगों से पूछते हैं। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। आपका कितना बिल आया है और किस हद तक परेशानी है? बिल तो जो रोटी खाने के लिए परेशान है, फीसों देने के लिए परेशान है, बिल कैसे दे सकता है? ये तो गवर्नमेंट की नाहिली है और बहुत ज़्यादा ये जुल्म है। ये सरकारी मुलाजमन के लिए भी जो आम आदमी के लिए मुराद हैं वैसी सरकारी मुलाजमन के लिए सूरत वही होनी चाहिए। ये सरकारी मुलाजमों को सिर्फ मुराद देने के लिए सब कुछ आवाम का गला घूंट कर सरकारी मुलाजमत को खुश कर रहे हैं। बिजली का बिल कितना आया आपको और क्या परेशानी है? ज़्यादा आया है कि मुनासिब है? बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उतना बिल नहीं है जितने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए इन्होंने। टैक्सेस जो हैं वो वापस किए। कितना बिल आया आपको? 20,000 रुपये बिल आया इसका। मेरा 63,000 बिल आया है। पिछले महीने तकरीबन 24,000 आया था, अब 63,000 आया है। एक एसी के साथ, एक फ्रिज है, एक एसी है और बाकी फ़ैन वगैरह हैं घर में। 63,000। तो ये जो इजाफा हुआ है, जो टैक्स लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप हुकूमत? ये बहुत बड़ा जुल्म है, नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। अवाम का टैक्स जो है वो लेके ये अयाशियाँ करते हैं। जो लेस्को के मुलाजमीन हैं वो तनख्वाह अलग से लेते हैं और ये 500 यूनिट जो SDO लेवल का बंदा है वो लेता है। तो आप उस हिसाब से 40 रुपये का यूनिट है या 45 का या 50 का है, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें तो अपनी सैलरी से ज़्यादा वो मुराद ले रहा है। तो ये जुल्म है। हमारे साथ यहाँ पे एक और शहरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिजली का बिल कितना आया सर जी? 24,000 रुपये आया, 300 यूनिट। 300 यूनिट का 24,000 कैसे? क्या कहोगे? उनको कहा है, वो कहते हैं कि ये पिछला लग के आ गया, ये आ गया, हालांकि हमने बिल सारे तारे हैं। ठीक है, शेराकोट मेरी रिहाइश है। मैं हैरान हूँ, मैं सुबह से इस चीज़ के परेशान हूँ कि क्या करेंगे। मैंने ये सोचा है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ना निगरान, इसको चाहिए कि पूरी आवाम को जहर दे के मार दे और सुकून से अपने गुजारा करें। आपका बिल कितना आया? बिल तो हमारा 15 से 20,000 रुपये आया है। ज़्यादा आया है पिछली बार? आया भाई, ज़्यादा आया है। तो हम बिल पे करें या कमाएं या बच्चों को खिलाएं, कहाँ से जाएं?
मेरी गवर्नमेंट से अपील है, यहाँ तो इस्तीफा दे दें, यहाँ पाकिस्तान को वाइंड अप कर दें, यहाँ कोई नौजवानों के लिए कोई रोज़गार दें, ताकि फैसिलिटी दें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी लोगों की। कुछ लोग तो इंतहाई गुस्से में थे। उनका तो ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए हमें जहर का टीका लगा दें, हम मर जाएं। कोई कह रहा है बिजली जब फ्री हो जाएगी जब हम फोत ही हो जाएंगे। लोग इंतहाई परेशान हैं और गुस्से में हैं, और लोगों का यही कहना है कि इस काम में हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दें, ना कि लेस्को के लोग जिनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा है और उनको यूनिट भी माफ़ किए हुए, ये इंतहाई जो है ज़्यादती। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान बहुत शुक्रिया अली तारिक, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सितार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आपने अली तारिक की गुफ्तगू सुनी और बड़ा जेन्युइन पाकिस्तान की जो असल रियल इमेज है वो इस टाइम शो कर रहे हैं। बल्कि एक बंदे ने वहाँ पे कहा है कि 300 यूनिट्स हैं मेरे, 24,000 मेरा बिल आ गया है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मुझे चार्ज किया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि हमें जहर का टीका लगाएं, मार दें। क्या आपके तासुरात हैं सर, कैसे देखते हैं मामलात को? अब ये कहते हैं ना कि वो जख्मों में क्या होता है, नमक छिड़कना। बिल्कुल, आप ऐसे ही कर रहे हैं कि जख्म लगा हुआ बजाय मरहम लगाने के आप उस पर मिर्चें भी छिड़क रहे हैं और नमक भी लगा रहे हैं और नींबू भी निचोड़ रहे हैं ताकि वो तकलीफ़ में इजाफा हो जाए। अब मैं एंकर हूँ, मैं स्क्रीन पे बैठता हूँ, मैं शो करता हूँ, बड़े लोग मुझे देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपना बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो 2 किस्तें करवानी पड़ गई, बड़ी मिन्नतें करके बंदे को मैंने लगाया, मैंने कहा यार मेरा नाम ना आए, ये जो बिल आया हुआ है 2 किस्तें करा दो, मैं दे देता हूँ। वो मेरे बिजली का बिल 2 किस्तें हुई, एक किस्त मैं दे चुका हूँ, दूसरी किस्त आने वाले दिनों में मैं दे दूँगा। अब ये मेरी बात है जो टीवी पे आके बाकायदा शो करता है, जिसको पता नहीं कितने लोग जानते हैं, जिनको बड़े वो तबकात जानते हैं जिनको आप अशराफिया कहते हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग कहते हैं, असर सूफा लोग कहते हैं, मुझे वो जानते हैं, मेरी रसाई वहाँ तक है। अब मेरी हालत ये है तो एक आम बंदा जो है वो किस कर्ब में रह रहा होगा। अगर जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ तो यूली होता है ना, जॉइंट फैमिली होती हैं, तो जॉइंट फैमिली में आप देखें हैं कि पहले ही इस्तराबी कैफियत है, ख़ानदान में फैमिली में पहले ही इस्तराबी कैफियत है। सितार खान साहब, लेकिन इस्तराबी कैफियत बिल्कुल आपने और ज़्यादा आप भी सर नमक छिड़क रहे हैं दुखते में। मैं वैसे आपसे सवाल करूंगा, कल बाकायदा तौर पे निगरान वज़ीर आज़म ने एक हंगामी इजलास बुलाया और उन्होंने कहा है कि हम डिस्कस करेंगे कि मामलात किस रुख को जा रहे हैं। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि हंगामी इजलास तो बुला लिया है, अब हमें पता है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स डॉलर्स में हमारी उनके साथ मुआहदे हुए हैं, हमारी गैस बाहर से आती है, हमारा फ्यूल बाहर से आता है। सिमिलरली लाइन लॉसेस की बात की जाए, जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अभी भी कुंडे लगते हैं, अभी भी बिजली चोरी होती है। तो ये चीज़ें तो सारी मिस मैनेज हुई हुई हैं। अब अवाम इसको क्यों पे करे? अवाम तो बिलों को जला रही है, अवाम तो कह रही है हमें भी आग लगा दें, हम बिलों को भी आग लगा देंगे। तो अवाम तो इधर राइट है कि जब आप चीज़ों को मिसमैनेज कर रहे हैं, लाइन लॉसेज नहीं आपसे कंट्रोल हो रही, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आपकी बिजली गैस बाहर से आती है, आप चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की जाती है तो वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता। बलोचिस्तान के हम रोज़ाना बात करते हैं मादनियात की, तो भाई मादनियात को एक्सप्लोर करें, उसको फिर इस्तेमाल भी लाएँ, उसको पाकिस्तान के हक में कोई मफाद में इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ें तो नहीं है। क्या कहना है सर आपका इसके बारे में? अब ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हंगामी इजलास बुला दिया। अब ज़रा इनसे पूछा जाए कि आपके हंगामी इजलास से कुछ फ़र्क ना पड़ा, तो लोगों ने अगर हंगामी इजलास बुला लिया तो उसके सामने तो कोई नहीं खड़ा हो सका। निगरान तो बहुत दूर की बात है, कोई भी नहीं खड़ा हो सकेगा। वो हंगामी इजलास जो होता है लोगों का, आप लोगों को इतना मजबूर कर देते हैं कि लोग निकलने को बिल्कुल तैयार नहीं होते कि यार कौन डांगा सूटे खाएगा, कौन आंसू गैस के शेल फूकेगा, कौन अपने घरों में पुलिस को बर्दाश्त करेगा। लेकिन एक स्टेज वो आ जाती है कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वो कहना इससे बेहतर है कि वो हो जाए जो पहले मेरे जहन में जो खौफ था वही हो जाए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप ऊपर से इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन में जा रहे हैं, किसने हिस्सा नहीं लेना है इलेक्शन में बताएं? कभी ना कभी भी इलेक्शन हुए, ये तमाम सियासी जमातें इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, तो किस तरीके से आप इंतखाबात में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे? आपने लोगों को जिस स्टेज पे पहुंचा दिया है, अब वो कहते हैं कि घर पे, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग ज़िंदा रहना बड़ी हिम्मत वाली बात है। आपने जिस जगह पे ले गए हैं उनको, वो तनख्वाहें बेचारों की देख लो क्या है, या उनकी कमाई क्या है। वो बिजली का बिल जैसे आता है, जैसे स्काई लैब नहीं आता कि कोई वक्त था कि स्काई लैब में गिरना है, दुनिया के जिस हिस्से में गिरना है पता ही नहीं था कि किस हिस्से में गिरना है। दुनिया खौफजदा हो गई थी कि यह ना हो कि मैं कह रहा था कि लाहौर ये कह रहे थे कि लाहौर से ना डिपोगे।
कराची वाला सोच रहा था कराची में ना गिर गया, वाशिंगटन वाले सोच रहे थे वाशिंगटन में ना गिर गया, न्यूयॉर्क वाले सोच रहे थे न्यूयॉर्क ना गिर गया, मॉस्को वाले सोच रहे थे कि मॉस्को में ना गिर जाए। ये बिल्कुल ये स्काई लैब तो ये था कि आप उसके इंतजार में थे कि किसी एक हिस्से में गिरेगा, खौफजदा सारे थे। ये जो बिल हैं, ये बिजली के बिल, ये तो हर महीने आपके घर में स्काई लैब की तरफ गिरते हैं, और स्काई लैब की तरफ गिरते हैं, आपको पता होता है इसने मेरे घर में गिरना ही गिरना है। ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि किसके घर गिरेगा, हो सकता है मेरा घर बच जाए। लेकिन अब हर बंदा जो है, जो घर में रहता है, ख़ानदान के साथ रहता है, थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल करता है। मुझे एक बात यही है कि जो मैंने बात बताई कि फैमिलीज़ का आपस में, हमारे बड़े इज़्तिराबी कैफियत में हम फैमिलीज रहती हैं हम आपस में, क्योंकि हमारे मसाइल बहुत सारे होते हैं। ये बिजली के बिलों ने उस इज़्तिराबी कैफियत में इजाफा कर दिया। अब वो पहले ही उस हालत में रह रहे हैं, उनकी हालत ये हो चुकी है कि भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ सर रहा कोई है। रिलीफ मिलता आपको दिखाई देता है? कल अगर इजलास कंडक्ट कर रहे हैं निगरान वज़ीर, आपको लगता है कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? रिलीफ किस तरह, किसको रिलीफ कहते हैं मुझे सर ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस इन्होंने अब डाल दिए हैं इसके ऊपर, इसको रिवर्ट कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, या कुछ जिनका 300 यूनिट पे है? आप भी, हमारे यहाँ कमजोरियाँ हमारी भी हैं, ये हम लोगों की कमजोरियाँ जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक चली गई। हमारी कमजोरियाँ ना होती तो यहाँ तक नहीं बात जा सकती थी। पॉइंट है, आपके घर बिजली का बिल आता है, मेरे घर आता है, यूटिलिटी बिल सारे आते हैं। अच्छा, यूटिलिटी बिल्स को पढ़ना, पढ़ के समझना, समझ के बात करनी कि कहाँ कहाँ पर हुकूमत या इदारा जो आपको बिजली सप्लाई कर रहा है, या कोई और चीज़ जो यूटिलिटी बिल्स में आती है वो आपको सप्लाई कर रही है, जिसके इवज़ वो चार्जेस आपसे वसूल कर रही है, वो कहाँ कहाँ डंडी मार रहा है, हमें वो पढ़ना ही नहीं आता। सर ये जो लोग होते हैं ना, इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है सर नहीं, पाकिस्तान लिटरेसी का। रेट, मैं तो कहता हूँ पढ़ा लिखा जो बंदा है उसे भी नहीं समझ आती। बहुत कम बंदे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो बाकायदा तफसीलन बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक बिल आप हम हर महीने आना आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि आप आए, हम बिल कितना आया, ओ बहुत ज़्यादा आ गया, हो और देते हैं असद यार कोई 7-8 हज़ार रुपये दे और 2 हज़ार रुपये तुम दे, वो मिल मिला के ना वो करके देते हैं। वो ये नहीं करते कि जो बिल को देखें कि कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है। अब वो साहब कह रहे थे कि जी वो जो इदारों में काम करते हैं, जो बिजली सप्लाई करने वाले इदारों में काम करते हैं, उनको तो वो पैकेज में होगा। अब मैं अगर रेलवे में काम करता हूँ तो क्या आप समझते हैं कि रेलवे का जो सफ़र होगा मुझसे टिकट ली जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो वो पैकेज में मेरे होगा ना कि भाई ट्रेन का सफ़र करेगा, ये महीने में, साल में, ये फलानी क्लास में इतनी दफ़ा सफ़र कर सकता है, इतने लोगों के साथ सफ़र कर सकता है। सर वैसे क्या वजह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, एटलीस्ट गवर्नमेंट अवामी प्रेशर भी बिल्ड ऑन करते हैं, लेकिन इनकी मरात ही इनसे नहीं जाती। मरात इनके साथ इस तरह से जैसे जान रूह के साथ कोई जिस्म होता है, ये इनकी जान नहीं छोड़ते। अब लीड क्लब है सर पार्लियामेंटेरियंस में। हम ब्यूरोक्रेसी ने हमसे वोट नहीं लेना होता, सियासी जमातों ने, सियासतदानों ने हमसे वोट। सर वज़रा और मशहूरों के साथ भी यही मामला है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हम अगर पूछ सकते हैं, लोग अगर पूछ सकते हैं तो सियासतदानों को पूछ सकते हैं, सियासी जमातों को पूछ सकते हैं। जो आपसे वोट लेता है सिर्फ उससे पूछा जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी ने पूछा, ब्यूरोक्रेसी का क्या, उसका कोई किसी किस्म का उस तरह का राब्ता पब्लिकली नहीं होता जिस तरह का सियासतदान से होता है। जो सियासतदान है, सियासी जमातों के लोग हैं, जो आपके MNA MP हैं या सेनेटर हैं, वो आपसे आके वोट मांगेंगे। सेनेटर को तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो खैर खास तरीके से आता है और छा जाता है। MNA MP तो आता है, उसके चंगे बड़े पैसे लग जाते हैं, लेकिन वो आपके घर तो आएगा ना, इलेक्शन के दौरान आता है, घर में बुआ खड़काएगा आपको, आके बैठेगा, नाश्ता भी करेगा, चाय भी पिएगा, आपसे ऐसी ऐसी बातें सुनने को तैयार हो जाएगा जो अमूमी तौर पे आप और मेरी तबीयत का पता सुन ही नहीं सकता। सियासतदान सुनता है, MNA सुनता है, MPA सुनता है। अब जब इन्होंने वोट लेने जाना है तो क्या सूरत हाल होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंतखाबी हल्के में MNAs MPAs इनकी दौड़ें लगती हुई नजर आएंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि वोट मांगने गए तो उसके बाद भागम भाग वहां से गए तो पीछे पूरे का पूरा इलाका इनके पीछे भाग रहा था कि भी आप खड़े ही क्यों हुए और किस मुंह से आप लोग खड़े हुए हैं, हमारी हालत ये कर दी। लेकिन लोगों का एक होता है कि मैं एक नाजायज मरात ले रहा हूँ, उसमें मुझे तकलीफ नहीं होगी। एक जेन्युइनली मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मेरी इंटाइटलमेंट है। जब वो मुझे न मिलेगी तो मैं सड़कों पे आ सकता। दुरुस्त बात है सर। अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
काम चलता, मुल्क छोड़कर जाती है तो जाए जनता। हालात से तंग अवाम ने वतन छोड़ने को ही आफियत समझ लिया, लेकिन वजीर आजम साहब कहते हैं तो क्या हुआ? 25 करोड़ रूहें और बदन ये मायूस है। किसी से मैं पूछूं, कहते हैं जी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या हो गया अगर मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं? हिंदुस्तान से लोग नहीं गए। बिजली के बिलों ने अवाम के नाक में दम कर दिया है, खाने को कुछ बाकी नहीं रहा, शहरी खुदकुशी पे मजबूर होने लगे, एहतजाजन सड़कों पर निकल आए, लेकिन बात तो वही है। तो क्या हो गया? सियासी अशराफिया का वाहिद मसला इक़्तिदार रह गया है। अवाम को अजियत में डालकर बदतरीन महंगाई करने वाले तमाम सियासतदानों को तो वैसे ही सांप सूंघ गया है, मगर जवाब वही है। तो क्या हो गया? नून लीग ने लंदन और पीपल्स पार्टी ने कराची में डेरे डाल रखे हैं। मौलाना साहब का किसी को नहीं मालूम कहाँ है, किसी को कोई परवाह नहीं कि अवाम को क्या मुश्किलात हैं। तो क्या हो गया? मगर निगरान वज़ीर आज़म अपनी तनख्वाह का रोना रोने में मसरूफ हैं, जिनका 3 लाख में भी गुजारा नहीं। मुझे 3-3.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है और मुझसे फैसला करवाया जाता है $1 बिलियन डील का, $2 बिलियन डील का, और कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए में गुजारा करो। ऐसे में तो जवाब उनके लिए भी यही बनता है कि तो क्या हुआ? जी बिल्कुल नाजरीन, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि लोग अगर मुल्क छोड़ के जाते हैं तो जाएं। मसला मुल्क छोड़ने का नहीं है, मसला है कि किस वजह से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1-2 माह पहले, लोग डंकी लगा के इस मुल्क से गए और फिर आपने देखा कि इस तरह से लोगों की यहाँ पे मौत हुई। आजकल हर जो ब्रेन ड्रेन का मामला है, जो नौजवान नस्ल है उसको तरक्की के मौके, उसको अपनी कैरियर से मुतल्लिक पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आती, और वो ग्रेजुएट होते साथ जो सबसे पहला काम करते हैं वो किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो सरमाया, जैसे हम यूथ कहते हैं, वो भी जा रही है रोज़गार के लिए। जो गरीब बंदा है वो डंकी लगा के जा रहा है, और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा 3 लाख में गुजारा नहीं, तो मैं क्या करूँ? भाई आप पॉलिसी मेकर्स हैं, कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं। पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट है, जो सर्कमस्टेंसेज हैं, उसको इतना बेहतर कर लें कि किसी को जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस पर एक और टेक लेते हैं, अली तारिक से पूछते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर कितना रश बढ़ गया हुआ है। अली तारिक से जानते हैं। अली तारिक, हमें बताएं पासपोर्ट ऑफिस में क्या मामला चल रहे हैं? लाहौर के एक पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, अपना पासपोर्ट बना रहे हैं और पाकिस्तान से जो है दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। जब इनसे वजह पूछते हैं तो ये बताते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो पढ़ा लिखा तबका है हमारा, जो नौजवान है, वो भी पाकिस्तान छोड़ के जो है बाहर के ममालिक जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं किस मुल्क में जाने का प्लान है, क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे हैं? भाईजान हमारा प्लान है सऊदीया, ठीक है, और पाकिस्तान इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल का रेट देख लें, उसके बाद आज की बत्ती का रेट देख लें, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शॉप पे बैठे रहते हैं, सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, काम शाम होता नहीं है, कोई भी बिजनेस। तो सऊदीया जाके क्या करेंगे आप? क्या प्लान है सऊदीया जाके? कोई ना कोई मजदूरी करेंगे, जो यहाँ पे नहीं मिल रही उधर तो कोई ना कोई मिल जाएगी ना। तो कितना पैसा लग रहा है यहाँ से सऊदीया जाने में टोटल? मेरा ख्याल कोई जितना भी कोई 4-5 लाख तो लगेगा ही, जितना यहाँ पे बिजनेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस करने के बावजूद भी बिजनेस नहीं मिलता, यहाँ पे कोई कारोबार है ही नहीं, इसलिए हम उधर जाके कुछ ना कुछ कोई इन्वेस्टमेंट तो करेंगे। मतलब कि बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं रहना। तो फैमिली की जानिब से क्या कहा गया आपका? क्योंकि आप जा रहे हैं पाकिस्तान, अपना देश, अपना मुल्क छोड़ के, तो फैमिली की जानिब से नहीं कहा गया कि इधर ही रुक जाएं ये वो? फैमिली की तरफ से तो कहा है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे खर्चे नहीं फोड़ होते, तो जाना तो हमारा मजबूरी है। यहाँ पे एक और शहरी है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप किस मुल्क में जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे हैं? मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई क्यों जा रहे हूँ? कि बस असल में ना यहाँ पे आपकी इनकम समझ लेके 30,000 में आप क्या क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। 30,000 बिजली का बिल देंगे आप, बच्चों को स्कूल में 6 बच्चे मेरे, किस तरफ जाएँ हम, ये बताएं। मुल्की हालात देख के ये कंट्री अब मेरा हाल रहने के लिए सेफ नहीं है। आप अपने बेटे का बनवाने आए हैं? जी जी। तो ये पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, तो कौन से मुल्क इसका आपकी कोशिश है कि वो जाए? ये जी कनाडा या अमेरिका पढ़ने जा रहा है। तो पाकिस्तान में क्या वजह है? आप जैसे बता रहे हैं हालात, तो वाकई बहुत से लोगों का ये शिकवा कि हालात नहीं ठीक। क्या होना चाहिए कि आपकी जो क्रीम है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इधर ही रुक जाएं, ना जाएं? नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो यहाँ का इतना अच्छा नहीं है, तो दूसरा गवर्नमेंट भी आप देख लें, आपके सामने ही है।
महंगाई भी टू मच हो गई है, हर चीज़ महंगी है। नाज़रीन, हमने लोगों की राय सुनी। ज़्यादातर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हम पाकिस्तान इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जो मेहनत मजदूरी हमने इस मुल्क में करनी है, वही मेहनत मजदूरी जो है हम दूसरे मुल्क में जाके कर लेंगे तो हमें पैसे जो हैं अच्छे मिल जाएंगे। इस मुल्क में जो बिज़नेस क्लास है वो और जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी, सारे लोग यहाँ से दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। पासपोर्ट्स वाले ज़राए से जो अंदर से खबर मिली है वो उनका ये कहना है कि 1 महीने में 2 लाख से ज़ायद जो लोगों ने पासपोर्ट बनाए हैं और वो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि करीम पाकिस्तान की पढ़ा लिखा तबका है, जो हुनरमंद लोग हैं, वो अगर पाकिस्तान छोड़ के चला गया तो पाकिस्तान के कारखाने, पाकिस्तान की फैक्ट्री। बिल्कुल अली तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये तफसीली रिपोर्ट दी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है अगेन। सितार खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अवामी राय भी आपने जान ली। लोग अपना सोना, घर, प्लॉट श्लॉट बेच के जिस मर्जी कंट्री में जाना पसंद करते हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इस मौके पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब का एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एक आप जिसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक रिमार्क्स आए कि लोग जाते हैं, हिंदुस्तान से भी जाते हैं, दूसरे ममालिक से भी जाते हैं और फिर ये हमारा सरमाया 20-25 साल बाद वापस भी आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको आप कह सकते हैं। क्या हो रहा है? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना है, इन्होंने वोट लेने हैं, इसलिए इन्होंने बड़े आराम से कहा कि जी फ़र्क क्या पड़ता है। पाकिस्तान में ये है कि 2023 के हवाले से ये बात जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, उसके हिसाब से कुछ 7.25 लाख या 7 लाख के करीब लोग पाकिस्तान से बाहर रोज़गार के लिए, ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका बाकायदा हुकूमती सतह पर ये मामलात किए जाते हैं। वो लोग और हैं जो कि यूनान का जो समुद्री इलाका था, वहाँ पे जो कश्ती में उनके साथ हुआ, वो बिल्कुल डिफरेंट है उनसे। फिर एक और तबका है जिसको हम कहते हैं जो बड़ी आसानी के साथ अपनी शरीयत, पाकिस्तान की शरीयत छोड़ता है और किसी और मुल्क की शरीयत ले लेता है। वो कोई 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शरीयत छोड़ी और दूसरे ममालिक की शरीयत ली। लेकिन उसमें बड़ी चंबे वाली बात जो है ना, वो ये है कि टॉप पर तो जो जर्मनी था, लेकिन नंबर 2 मुल्क, जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा शहरियत पाकिस्तानी लोगों ने ली, जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ी थी, वो इंडिया था। अब इंडिया से ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की शहरियत छोड़ने वाला को पाकिस्तान में आ गया हो, ये नहीं हुआ। इसका मतलब इंडिया में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो कारोबारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन, जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो उसको 3.5 लाख, 4.25 लाख थे कारोबारी लोग जो अपने मुल्कों को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके आबाद हो गए कारोबार के साथ, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टेबल एसेट्स थे, वो जाके हो गए। पाकिस्तान में ये है कि जो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जो ब्रेन ड्रेन का आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। अब ये देखना है कि किसकी सक्कत है, कौन अफोर्ड कर सकता है इस मुल्क से बाहर जाना। अगर सारे अफोर्ड कर सकते हों तो पाकिस्तान आपको खाली नज़र आएगा। चंद एक लोग होंगे, मेरे ख्याल आप भी नहीं बैठे होंगे, शो भी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है मैं भी ना बैठा हूँ, हो सकता है कैमरा मैन हमारा जो है ना ये भी ना हो। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर हर एक की बस में हो, हर एक के लिए अफोर्डेबिलिटी बनती हो, तो पाकिस्तान में रहने को कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन अफोर्डेबिलिटी होना वो बहुत मैटर करता है। अब ब्रेन ड्रेन बिल्कुल डिफरेंट होता है। ब्रेन ड्रेन होता है ख़ास एक वक्त में होता है, जब एक वक्त में हुआ था कि जी न्यूक्लियर एक प्रोग्राम बनना है, उसमें जर्मनी में, अमेरिका में हुआ था और वेस्ट के कई मुल्क आए थे, उसको ब्रेन ड्रेन की टर्म इस्तेमाल की गई थी। अब पाकिस्तान में जो हालात हो गए हैं, पहले हम बिलों के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये जिस तरह के बिलों का मैंने कहा कि बिजली के बिल ये स्काई लैब की तरह हर घर में गिर रहे हैं, बजाय इसके कि एक स्काई लैब था, पूरी दुनिया थी, वो किस शहर में, किस इलाके में गिरेगा, किस मुल्क में गिरेगा, वो तो चलो समझ में आती थी कि किसी एक जगह पे उसने गिरना है और नुकसान सिर्फ उसी जगह का होगा जहाँ वो गिरना है। बिजली का बिल तो हर घर में गिर रहा है स्काई लैब की तरह, तो हर घर तबाह हो रहा है। तो इसमें इन्होंने लोगों ने बाहर जाने को प्रेफरेंस तो हर एक की होगी। हो सकता है अंदरूनी खाना कहीं मेरे दिल में भी उठती हो, कोई मुझे मौका मिला मैं इस मुल्क के बाहर चला जाऊँ, लेकिन बात फिर वहाँ पे चले आती कि अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, लोग बाहर जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वरना वही होगा कि अगर आपने ऑप्शन दे दी कि आपके पास सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट कर गई, एक वही ऑप्शन थी, तो यूनान के जो समुद्री इलाके में जो हुआ था, जो समुद्री जगह पे कश्ती थी, वो कश्ती किस तरह से सैकड़ों पाकिस्तानी मारे गए थे। ये उस मौत को तरजीह देंगे जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं।
आपके पास वही ऑप्शन होगी कि चलो कश्ती में बैठ जाते हैं, मौत तो है ही है, यहाँ पे भी मौत है, यहाँ तो 101% मौत है। वहाँ हो सकता है कश्ती की मौत से बच जाएं और फिर अगर किसी इलाके में चले गए, इलीगल इमिग्रेंट्स ही समझो, लेकिन हो सकता है हमें कोई रोज़गार मिल जाए। सिद्धार्थ खान साहब, लेकिन देखा जाए किसी भी कौम को आगे ले जाने के लिए उसका यूथ एक बड़ा कलीदी किरदार है, एक पिवटल पॉइंट होती है। यूथ बड़ी यहाँ पे डिसअपॉइंटेड नज़र आती है, स्ट्रेस्ड नज़र आती है, और उनको जो आसान रास्ता नज़र आता है वो ये होता है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद हम स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर चले जाएँ। इनको कैसे समझाया जाए या समझाना चाहिए भी नहीं चाहिए? मैं वैसे अपनी अगर मिसाल दे दूँ, मैं खुद US के ग्रेजुएट हूँ और जिस साल मैं वापस आया था तो मुझे तकरीबन मेरे जितने रिश्तेदार दोस्त हैं या पाकिस्तान में मुझे जो भी शख्स मिलता है वो मुझे इस तनकीद का निशाना बनाता है, भाई कि तुम वापस क्यों आए। हर बंदे की वैसे फ्री विल होती है और मैं किसी को कहूँगा भी नहीं कि वापस आए, ना मैं किसी को कहूँगा कि ना जाए, लेकिन आप कैसे मामलात को देखते हैं कि एक यंग बंदे के लिए क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? यार आप यंग बंदे की बात करें, मैं तो कहता हूँ कि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, लोगों ने उसको अजीब व गरीब तरीके से लिया था। मैं क्या पाकिस्तान में ना गरीब बंदे के बीमार होने पर पाबंदी लग जानी चाहिए स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि गरीब आदमी का कोई काम नहीं है बीमार हो। अगर वो बीमार हो जाएगा तो जाएगा कहाँ पर? अमीर आदमी बीमार हो सकता है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सकता है, बड़े आराम से जा सकता है, अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? अब गरीब आदमी के लिए ये है कि गरीब आदमी पाकिस्तान में रह क्यों रहा है, ये बात आ रही है कि गरीब पाकिस्तान में रह क्यों रहा है। क्योंकि गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे तो रेफरेंस हैं, मेरे तो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं रह सकता हूँ। गरीब आदमी जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, और पाकिस्तान में रेफरेंस और कॉन्टैक्ट्स के बगैर रहने का मतलब है कि आप एलियंस हैं। तो गरीब आदमी पाकिस्तान में कर क्या रहा है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। प्रोग्राम में टाइम एक्चुअली नहीं तो बात को और मज़ीद स्ट्रेच किया ज़रूर जा सकता था, लेकिन लास्टली जाने से पहले बस ये कहूँगा कि आपका अपना मुल्क है, निगरान वज़ीर आज़म का जो मर्ज़ी कहना हो, अपने मुल्क में एक नज़र ज़रूर घुमाएं। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन अगर इस पर मिल के काम किया जाए और पॉलिसीज़ को बेहतर बनाया जाए और ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज आप बिलों को जला रहे हैं, लेकिन इसी तरह जो टैक्सेशन के निज़ाम है, जो हमारी मोनोपोलीज़ और कार्टेलाइजेशन ताजरों में फॉर्म करगी, वो भी ज़रा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो पाकिस्तान के मामला बेहतर हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त।